हमारे पास एक विकल्प बचता है कि हमको वहाँ से इन बसाहत को हटाना पड़ेगा, और उस इलाके को हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि मैं इंजीनियरिंग मेजर लगा दूँ, वहाँ पे वॉल्स बना दूँ या ड्रेनेज बना दूँ, मुझे नहीं लगता वो उसको जरूर बनाइए, लेकिन तब बनाइए जब वहाँ से बसाहत आप हटाएं। तो आपके पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन ये बात सच है कि वहाँ बसने लायक वैसे भी नहीं रह गया, तो उन मकानों को आपने हटाना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, लोड तो कम होगा। Reality associated with the climate change, the higher Himalaya is going to respond very arrogantly. Which way it is going to go? ये प्रेडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसी हालत में आप नीचे से ऐसी जादू की छड़ी नहीं लगा सकते कुछ भी कि वो रुक जाए। जोशीमठ आपदा के बाद जिस तरह राज्य के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों के घरों में दरारें दिखाई दे रही हैं, जमीन के धंसने की और भूस्खलन की जगह जगह से लोग शिकायतें कर रहे हैं, वो हमें एक मौका दे रहा है ये जानने का कि इतने बड़े हादसे को, इतनी बड़ी आपदा को आगे कैसे रोका जाए और आगे इससे क्या सबक लिए जाएं। दो जियोलॉजिस्ट जो हैं हिंदुस्तान के, डॉक्टर नवीन जुयाल और डॉक्टर एसपी सती हमारे साथ हैं, और इनका डॉक्टर जुयाल के बारे में तो बताने की भी जरूरत नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटीज में रहे हैं और उन्होंने कई अध्ययन किए हैं। 1980 के दशक में जब आ रहा था एक प्राइवेट कंपनी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तब इन्होंने जाके उस इलाके में रिसर्च की थी और पेपर पब्लिश हुआ था। डॉक्टर एसपी सती जो हैं पिछले साल को ऑथर थे साथ में उस पेपर के, जो 2021 की आपदा के बाद अध्ययन किया था आप दोनों ने। डॉक्टर जुयाल, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त हम क्या देख पा रहे हैं और क्या कोई सोल्यूशन आपकी नज़र में है और आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं इसके? इस वक्त जो देख रहे हैं उस इलाके को, उस इलाके में कि जो क्षेत्र जो सबसाइड कर रहा है और क्रीप कर रहा है, वो क्षेत्र हमारे जोशीमठ में मध्य भाग में है। नॉर्थ फेसिंग स्लोप है, वो सुनील से लेकर के नीचे मारवाड़ी तक जाता है। ये स्लोप कोई प्राकृतिक नहीं है, ये स्लोप प्राकृतिक है, जो कि एक जियोलॉजिकल डिप्रेशन की तरह से वहाँ पे मौजूद रहा होगा। उस डिप्रेशन में अतीत में एक भूस्खलन आया जिसने उसको प्लग कर दिया। अब इसी स्लोप के थ्रू जितनी भी पानी की जो वो है नालियाँ हैं या जो नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स हैं, वो इसी को फॉलो करते हुए नीचे अलकनंदा में मिलते हैं। अब कालांतर में हो क्या गया कि इसी इलाके में बसाहत बसी, काफ़ी लोग वहाँ बसे, उन लोगों ने यहाँ पे निर्माण किया, और निर्माण के कारण क्या हुआ कि उनके भी अपने सोक पिट्स रहे होंगे, उनके भी अपने निकासियाँ रही होंगी। और जिस बात को मैं अभी आपको कह रहा हूँ, ये बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को तो सब जानते हैं कि मिश्रा कमेटी ने बहुत पहले कहा था कि ये बहुत एक मुख्य कारण है इसके दसाव का। लेकिन प्रश्न ये खड़ा हो रहा है इस वक्त कि ये इतना एक्सेलरेट क्यों किया। लेकिन ये हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड टिपिंग पॉइंट। नाउ द टिपिंग पॉइंट को ट्रिगर करने वाला मैकेनिज्म क्या था? मकान तो उतने ही थे, डिस्चार्ज मकानों से उतना ही चल ही रहा था, लेकिन सडनली ये एक्सेलरेशन क्यों हो गया? तो ये हमको इस तरफ इंगित करवाता है कि कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जो इस क्षेत्र की धारक क्षमता के काफी ज्यादा बड़ी होगी। अब साहब वो हो क्या सकता है? अब लोग तो चिल्ला रहे हैं इस बात को लेकर कि एनटीपीसी की टनल जो है वो जोशीमठ के पीछे से जाती है, और एनटीपीसी ने कहा है कि वो करीब लगभग 1 किलोमीटर पीछे है और 1 किलोमीटर जमीन के नीचे है। लेकिन हमको ये भी पता है कि उस पर्टिकुलर टनल के बनाने के टाइम में काफ़ी सेकेंडरी फ्रैक्चर्स क्रिएट हुए। इसमें तीन अच्छे पब्लिकेशंस आए हैं, उसमें बताया गया है। नाउ क्या उस टनल के अंदर का पानी बाहर आ रहा है? अब प्रश्न ये उठता है, पानी कौन था, कहाँ से वो पानी आया था? तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं ये पानी शायद 2021 की त्रासदी के दरमियान मलबे के साथ आया होगा, और हो सकता है, संभावना है, हो सकता है कि वो पानी उन दरारों से रिश्ता हुआ बाहर निकला, क्योंकि काफ़ी टाइम तक लॉक था। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतना पानी का डिस्चार्ज सडनली आना और फिर कम हो जाना, ये होता है जमीन के अंदर, प्रोवाइडेड हमारे पास में अगर लाइमस्टोन का इलाका हो, चूने का पहाड़ हो। चूने के पहाड़ के अंदर डिसोल्यूशन कैविटीज बनती हैं जहाँ पानी स्टोर होता है, और जब वो कैविटी से पानी फटता है, बाहर निकलता है किसी कारण से, तो इस ढंग की प्रक्रिया होती है। जबकि यहाँ पे रॉक्स क्रिस्टलाइन की हैं, तो ऐसी संभावना तो बनती नहीं कि स्टोरेज के लिए कोई प्री एग्जिस्टिंग वहाँ पे एकोमोडेशन स्पेस रहा होगा। तो एक ही एकोमोडेशन स्पेस हमारे पास इस वक्त मुझे लगता है देख करके कि वो टनल रही होगी। लेकिन उसको सीधा टनल को इम्प्लीकेट करना एज ए साइंटिस्ट, ये मेरे लिए संभव नहीं है इस वक्त, जब तक मैं उसको अध्ययन न करूं। क्या किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। रिसर्च तो बहुत हो चुकी है साहब, बहुत सारे पेपर छप गए हैं। तो मैं एनटीपीसी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी हाल ही में देख रहा था। रविग्राम में उनके लिए उन्होंने बसाहत की जगह चिन्हित करी थी, सरकार ने करी थी। उसमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शायद GSI ने और शायद IIT रुड़की ने किया था, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर उसका साइंटिफिक अध्ययन हुआ।
और उसके तहत उनको कहा गया कि ये रविग्राम जो इलाका है, यहाँ ये सबसे सेफ इलाका आपके लिए, यहाँ पे सब्सिडेंस नहीं होगा। इसका मतलब उनको पता था कि इलाका सब्सिडेंस के अंतर्गत आता है, ठीक, जो कि जिलाधिकारी ने भी हमें वहाँ कंफर्म किया आता है। तो उसके बाद उन्होंने ये उनको बताया एनटीपीसी वालों को कि 8 टन पर स्क्वायर मीटर यूनिट, देख लीजिएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन 8 टन की धारक क्षमता ये जमीन रखती है। तो क्या 8 टन को हम एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड माने इस इलाके में? अगर एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है तो जो सेंट्रल सेगमेंट जहां से सब्सिडेंस हो रहा है, राइट फ्रॉम सुनील से लेकर नीचे मारवाड़ी तक, हमको उस इलाके का जो 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 एंथ्रोपोजेनिक लोड क्रिएट हुआ है वो कितना एग्जर्ट कर रहा है उस इलाके में प्रेशर, अगर वो एक्सीड कर रहा है, अगर मैं इनके नंबर को लेकर चलूं तो हमारे पास एक विकल्प बचता है कि हमको वहां से इन बसाहत को हटाना पड़ेगा। और उस इलाके को हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि मैं इंजीनियरिंग मेजर लगा दूं, वहां पे वॉल्स बना दूं या ड्रेनेज बना दूं, मुझे नहीं लगता वो बना जरूर बनाइए, लेकिन तब बनाइए जब वहां से बसात आप हटाएंगे। जब तक बसात वहां से नहीं हटाते हैं, इलाका सेफ नहीं हो सकता। सर, जब बसात हटाते हैं, हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर सती की फिर हमको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसे तरीके चाहिए कि बसात भी जो हटाई जाए, क्या वो उपलब्ध होगी? तो इंजीनियरिंग के तो हैं बड़े बड़े, मतलब पहले भी जो हाउसेज हैं, जो कंस्ट्रक्शन हैं, वो आपने डिसमेंटल किए हैं, बहुत सेफली किए हैं, तो आपके पास टेक्नोलॉजी तो है। लेकिन ये बात सच है कि वहाँ बसने लायक वैसे भी नहीं रह गया, तो उन मकानों को आपने हटाना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, लोड तो कम होगा। जो वहाँ थ्रस्ट किया गया है कंस्ट्रक्शन के रूप में, इसका मतलब ये है कि उसका लोड तो कम होगा उसमें। और जहाँ तक वो क्रीपिंग की बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अब कोई ऐसा इंजीनियरिंग मेजर अब आप नहीं ला सकते हैं कि वो उसका जो नेचुरल सब्सिडेंस है उसको आप ब्लॉक कर दो, ऐसा लगता नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल बात है कि अब वो बात हो गई है, जब स्लोप नीचे की तरफ को खिसकने लग गया है और एक से अधिक प्लेन पे खिसक रहा है सब्सिडेंस के मल्टीपल फेलियर से, ऐसी हालत में आप नीचे से ऐसी जादू की छड़ी नहीं लगा सकते कुछ भी कि वो रुक जाए। जो आपने पहले एक इंटरव्यू में हमसे कहा था कि जोशीमठ को अब बचाया नहीं जा सकता, उस इलाके को ना, तो अब इसका मतलब वो प्रकृति के भरोसे छोड़ना चाहिए, प्रकृति को हील करे उसको, और वहां से एंथ्रोपोजेनिक लोड हटाना चाहिए। जिन जिन घरों में दरारें पड़ गई, जो इलाका सब्सिडेंस का है, वहां वैसे भी अब हैबिटेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वैसे भी आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। इसमें डराने जैसी कोई बात नहीं है। एक मैं आखिरी सवाल में ऐसा आपसे एक संक्षिप्त में पूछना चाहता हूँ, ये कि जब हम ये कह रहे हैं कि अब उनको वहां से हटना ही पड़ेगा, तो ऐसे में जो नया जलवायु परिवर्तन वाला जो बात है, उसका कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं? कि क्योंकि वहां पर दूसरी जगह भी है जो उनका ये हाल है, पांडुकेश्वर है, लामबगड़ है, तो उसको कितना बड़ा? हायर हिमालय में जो टेम्परेचर राइज है कंपेयर टू द लोअर हिमालय ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं कि एलिवेशन से गवर्नड होता है। क्या होता है कि देखिए, ग्लेशियर्स आपके रिसीड कर रहे हैं, ग्लेशियर रिसीड करने से क्या होता है कि आपकी रॉक्स बैरन होती हैं। जब रॉक्स बैरन हो जाती हैं तो आपका एल्बिडो जो होता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, रॉक की ज़्यादा होती है, वो हीटिंग को ज़्यादा करती है। और ये जो क्षेत्र है, तो वो एक इम्पैक्ट है कि वार्मिंग इज गोइंग टू इंक्रीज इन दिस पर्टिकुलर एरिया। वार्मिंग के साथ में आपके पास में जो अनयूजुअल वेदर इवेंट्स हैं, जिसमें हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, वो भी बढ़ने वाले हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ, जोशीमठ इज लोकेटेड इन द जियोलॉजिकली स्पीकिंग सदर्न माउंटेन फ्रंट बोलते हैं हम उसको, एमसीटी के ऊपर सीधा पहाड़ खड़ा होता है। इस इलाके में पिछले 200 साल का रिकॉर्ड अगर आप लेंगे तो मल्टीपल क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। तो ये इलाके की इंस्टेबिलिटी क्लाइमेटिकली और एक्सलेट होने वाली है। विच वे इट इज गोइंग टू गो, ये प्रेडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक ही चीज कर सकते हैं कि हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, नोइंग वैल्यूएबल द कैरेक्टर ऑफ द टेरेन एंड द रियलिटी एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। द हायर हिमालय इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड वेरी एरोगेंटली। सर, एमसीटी का आपने भी जिक्र किया, मैं रोकना चाहूंगा, एमसीटी का क्या मतलब है और इस क्षेत्र को कैसे डिफाइन? एमसीटी एक मैन सेंट्रल थ्रस्ट हम कहते हैं, मुख्य भ्रंश है ये, जो हायर हिमालय और लेसर हिमालय को आपस में अलग करता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे क्रस्टल डिफॉर्मेशन, यानी कि जो जमीन की जो आकृति है वो डिफॉर्म हो रही है एट ए वेरी हाई रेट। यहाँ पे जो रेट ऑफ अपलिफ्ट है वो लगभग 2 मिलीमीटर पर ईयर के नाम से आका गया है। तो ये इस इलाके में छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। सो एनी एक्सट्रीम इवेंट इन दिस एरिया इज गोइंग to aggravate the terrain more. So climate change को ध्यान में रखते हुए बड़े प्रोजेक्ट्स इस इलाके में किसी भी तरह से नहीं बनने चाहिए। क्या जो इंटरनेशनल पेपर्स आ रहे हैं नेचर साइंस का जिक्र करते हुए, वो क्या चेतावनी दे रहे हैं इन इलाकों में? बड़े, जैसे हम यहाँ पर चारधाम यात्रा मार्ग चल रहा है, या बड़ी ब्लास्टिंग हो रही है सड़कों के लिए, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए? असल में 2013 की आपदा के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चोपड़ा हाई पावर कमेटी बनी थी, उसने भी ये बात बताई थी कि हायर हिमालय में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स
बहुत सुरक्षित नहीं है, नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने वकालत करी थी ब्लैंकेट बैन कर देना चाहिए। अभी बड़ी रिसर्चेज आ रही हैं। नेचर जियोसाइंस में 2021 में एक पेपर आया है जो माउंटेन हाई एशिया में इस तरह के इलाकों में एग्जैक्टली यही बात कहता है, बिल्कुल प्रूवन तौर पर, कि जो इवैक्यूएट हो गया है एरिया ग्लेशियर से, क्योंकि ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं तो पीछे छोड़ जाते हैं वो लूज मटेरियल, रॉक्स और उसका मटेरियल छोड़ जाते हैं जिसको हम मोरेन्स कहते हैं। वो वैलीज में लंबवत, वैली की दिशा में लंबवत वो बैठे हुए हैं। क्लाइमेट चेंज के इस माहौल में लगातार एक्सट्रीम इवेंट्स, चरम मौसमी घटनाएं होने जा रही हैं। उन घटनाओं की उनमें वृद्धि हो रही है, ये बिल्कुल प्रूवन है। उन घटनाओं में ये सारा मटेरियल नीचे को आता है और बड़े प्रोजेक्ट्स जो होंगे उनको वो डिस्ट्रॉय करेंगे और उसकी वजह से निचले वाले इलाकों में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरी बात, जोशीमठ ऑलरेडी नीचे को सबसाइड कर रहा है। किसी बड़ी बारिश की घटना में और बड़ी स्थितियां आने वाली हैं और ये कोई जोशीमठ नहीं है, जोशीमठ जैसी स्थितियों में अन्य जगह है, वहाँ भी ये स्थितियाँ आने वाली है। तो आपने सुना दो भूविज्ञानियों को जो लंबे समय से हिमालयी क्षेत्र को कवर कर रहे हैं और इस पर इनके कई पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। हमारी ये कवरेज एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत है। आप न्यूज़ लॉन्ड्री के पेज पर जाएं और एनएल सेना प्रोजेक्ट को अपना सहयोग करें, क्योंकि ना तो हम कोई सरकारी ऐड ले रहे हैं, ना किसी निजी कंपनी से कोई मदद ले रहे हैं, और हमें मदद करके आप कह सकते हैं गर्व से, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।